नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक अहम, बहुत ही शक्तिशाली पद पर मतलब गहराई से बात करने वाले हैं, राज्य का मुख्यमंत्री। और हमारे पास है एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी। इसके कुछ अहम हिस्से हैं जो हमें इस विषय को समझने में मदद करेंगे। तो हमारा इरादा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्यकाल, राज्यपाल के साथ उनके संबंध, इन सब पर विस्तार से बात हो। कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। बिल्कुल। देखिए, हमारे संविधान ने राज्यों में जो संसदीय प्रणाली दी है ना, उसमें क्या है कि राज्यपाल तो केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख है, मतलब डी जूरे एग्जीक्यूटिव, जबकि असली कार्यकारी शक्ति जो डी फैक्टो पार है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल हुए राज्य के प्रमुख और मुख्यमंत्री हुए सरकार के प्रमुख। अच्छा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का समीकरण है, वैसा ही कुछ? हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति काफी हद तक केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति जैसी ही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नियुक्ति वाला मामला लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 164 सिर्फ ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता कि इतने बड़े पद के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं बताई गई? हाँ, पहली बार पढ़ने में ऐसा लग सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे। संसदीय व्यवस्था की जो परंपराएं हैं वो बहुत मजबूत हैं। अच्छा, जैसे ये कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है। ये एक तरह से अलिखित नियम है, पर इसका पालन जरूरी है। ये तो ठीक है जब बहुमत स्पष्ट हो, लेकिन वो जो त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति होती है, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, तब तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बढ़ जाती है ना? सही कहा, बिल्कुल बढ़ जाती है। तब राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर क्या होता है कि राज्यपाल या तो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाते हैं या फिर चुनाव से पहले जो गठबंधन बना हो उसके नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर या जो भी उचित समय लगे सदन में अपना बहुमत साबित करो। और यहीं पर वो राजनीतिक उठापटक और जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये स्थितियां अक्सर काफी दिलचस्प और कभी-कभी विवादास्पद भी हो जाती हैं। और कोई स्थिति है जहां राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है? हाँ, एक और स्थिति हो सकती है। मान लीजिए पद पर बैठे मुख्यमंत्री का अचानक निधन हो जाए और पार्टी में कोई एकदम स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। हालांकि ज्यादातर मामलों में जो सत्तारूढ़ दल होता है वो खुद ही जल्दी से अपना नया नेता चुन लेता है और अगर उस दल का बहुमत है तो राज्यपाल के पास ज्यादा विकल्प नहीं होता, उन्हें उसी नेता को नियुक्त करना पड़ता है। लेकिन अगर पार्टी में ही खींचतान हो? हाँ, अगर पार्टी के अंदर ही लीडरशिप को लेकर लड़ाई हो तब राज्यपाल को स्थिति को संभालना होता है और देखना होता है कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है। एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी चौंकाती है, संविधान ये जरूरी नहीं मानता कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले ही बहुमत साबित किया जाए। राज्यपाल पहले नियुक्त कर सकते हैं, फिर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रावधान शायद इसलिए है ताकि सरकार बनाने की प्रक्रिया रुके नहीं, खासकर जब स्थिति थोड़ी अस्पष्ट हो। एक बार सरकार बन जाए फिर उसे सदन का विश्वास हासिल करने का मौका दिया जाता है। ये एक तरह से प्रक्रिया को गति देने का तरीका है। अच्छा, और ये भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो उस समय विधानमंडल का सदस्य ना हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने? जी, लेकिन शर्त यह है कि इन 6 महीनों के अंदर उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, मतलब विधानसभा या विधान परिषद अगर उस राज्य में है तो सदस्य चुना जाना होगा। और अगर नहीं चुने गए तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान कई बार उन नेताओं के लिए काम आता है जो शायद उस समय चुनाव नहीं लड़े होते या हार गए होते हैं, पर पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर खासकर जब मिलीजुली सरकारें बनती हैं तो काफी बहसें और विवाद भी हुए हैं। शायद इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों पर जो सरकारी आयोग बना था 1983-88, उसने इस पर कुछ खास सिफारिशें दी थीं। जी हाँ, बिल्कुल। उस समय ये महसूस किया गया था कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के चयन में कई बार पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो एक स्पष्टता होनी चाहिए। सरकारी आयोग ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए थे। क्या थे वो मुख्य सिद्धांत? पहला तो ये कि सरकार बनाने का न्योता
उसी दल या गठबंधन को मिलना चाहिए जिसके पास विधानसभा में सबसे ज्यादा समर्थन होने की संभावना हो। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, कि राज्यपाल का काम ये देखना है कि एक स्थिर सरकार बने। ये कोशिश नहीं करनी कि उनकी पसंद की नीतियों वाली सरकार बने। उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्षता तो खैर बहुत जरूरी है। और अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना हो तो आयोग ने एक वरीयता क्रम, एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी बताया था कि राज्यपाल को किस क्रम में दलों से संपर्क करना चाहिए। हाँ, वो क्रम दिया था ताकि मनमानी न लगे। वो कुछ इस तरह था: पहले नंबर पर चुनाव से पहले जो पार्टियों का गठबंधन बनाओ। अच्छा। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अकेला दल जो निर्दलीय या दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा हो। तीसरे नंबर पर चुनाव के बाद बना गठबंधन जिसमें सभी साथी दल सरकार में शामिल होने को तैयार हों। और चौथा? चौथा, चुनाव के बाद बना गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल हों और बाकी बाहर से समर्थन दे। इसका मकसद यही था कि एक लॉजिकल और पारदर्शी तरीका अपनाया जाए। हाँ, ये तो काफी तार्किक लग रहा है। मतलब राज्यपाल का फैसला हवा में ना हो बल्कि एक प्रक्रिया के तहत हो। बिल्कुल। और आयोग ने ये भी साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल को अपने आकलन से, मतलब अपने जजमेंट से, ऐसे नेता को चुनना चाहिए जिसके बारे में उन्हें लगे कि हाँ, ये विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ये पूरी तरह सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तथ्य सामने हैं उन पर आधारित होना चाहिए। और आयोग की एक सिफारिश ये भी थी कि अगर मुख्यमंत्री ऐसे दल का नेता नहीं है जिसके पास पूरा बहुमत हो तो उन्हें 30 दिन के अंदर विश्वास मत हासिल करना ही चाहिए। जी, ये सरकार की स्थिरता को परखने का एक तरीका है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वो क्या? वो ये कि अगर विधानसभा के कुछ सदस्य राज्यपाल के पास जाएं और कहें कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल को विधानसभा के बाहर खुद ये तय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका सही और एकमात्र संवैधानिक तरीका है सदन के पटल पर शक्ति परीक्षण, यानी फ्लोर टेस्ट। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में संख्या बल का फैसला तो सदन में ही होना चाहिए। निश्चित रूप से। ठीक है, तो नियुक्ति की ये सब बातें समझने के बाद अब आते हैं मुख्यमंत्री पद की जो औपचारिक बातें हैं। शपथ, कार्यकाल, वेतन वगैरह। नियुक्ति हो गए, अब शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अच्छा, ये पद की शपथ में क्या होता है मोटा मोटा? कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और शुद्ध अंतःकरण से पालन करेंगे, और सबसे जरूरी कि संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी डर या पक्षपात के, राग या द्वेष के सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे। काफी गंभीर वचन है ये तो। और ये गोपनीयता की शपथ, इसका क्या मतलब है? गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि मुख्यमंत्री ये वचन देते हैं कि कोई भी मामला जो उनके सामने विचार के लिए लाया जाता है या मंत्री के तौर पर उन्हें पता चलता है, उसे वो किसी भी व्यक्ति को सीधे या इनडायरेक्टली तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। अच्छा, मतलब कैबिनेट की बातें गोपनीय रखने की शपथ? हाँ, ये सरकारी कामकाज की संवेदनशीलता और कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब कार्यकाल की बात करते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ये प्रसाद पर्यंत शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। असल में जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 वाले मामले में इसे बिल्कुल साफ कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल का प्रसाद असल में विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। तो मतलब जब तक सदन का विश्वास है तब तक कुर्सी सुरक्षित है? बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सदन का विश्वास खो देते हैं, तब उन्हें या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। उस स्थिति में प्रसाद समाप्त माना जाएगा। समझ गया। तो कार्यकाल सीधे तौर पर विधानसभा में बहुमत से जुड़ा है। और इनके वेतन भत्ते ये कौन तय करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य का विधानमंडल तय करता है।
जो एक विधायक या विधान परिषद सदस्य को वेतन भत्ते मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी मिलते हैं, जैसे सत्कार भत्ता, मुफ्त सरकारी आवास, यात्रा भत्ते, मेडिकल सुविधाएं, ये सब। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मुख्यमंत्री की शक्तियां और उनके काम क्या हैं। ये दायरा तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये बहुत व्यापक है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य बहुत ज्यादा हैं। इन्हें समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले मंत्री परिषद यानी कैबिनेट के संबंध में उनकी क्या भूमिका है। हाँ, कैबिनेट के मुखिया के तौर पर उनकी क्या शक्तियां हैं? देखिए, वो कैबिनेट के असल बॉस होते हैं, कह सकते हैं। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनके नामों की सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रियों के बीच कौन सा विभाग किसे मिलेगा, यानी पोर्टफोलियोज का बंटवारा और फेरबदल, ये सब मुख्यमंत्री ही करते हैं। अगर उनका किसी मंत्री से कोई गंभीर मतभेद हो जाए तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या फिर राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि इस मंत्री को हटा दिया जाए। कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करते हैं और उनके फैसलों पर मुख्यमंत्री का गहरा असर होता है। मतलब वो दिशा तय करते हैं एक तरह से। बिल्कुल, वो सभी मंत्रियों के काम में तालमेल बिठाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, समन्वय करते हैं। पूरी टीम के कप्तान वही हैं। और ये बात तो बहुत ही शक्तिशाली लगती है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो पूरी कैबिनेट ही भंग हो जाती है। हाँ, ये उनकी केंद्रीय स्थिति को दिखाता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, इसलिए उनके इस्तीफे या मृत्यु का सीधा मतलब होता है कि पूरी सरकार खत्म, पूरी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है। जबकि किसी और मंत्री के इस्तीफे से सिर्फ एक पद खाली होता है। बिल्कुल, तब सिर्फ एक रिक्त की बनती है, जिसे भरना है या नहीं ये भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल के साथ उनके संबंधों को। इस मोर्चे पर मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की, कम्युनिकेशन की सबसे अहम कड़ी हैं। संविधान का अनुच्छेद 167 खास तौर पर मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य बताता है राज्यपाल के प्रति। अनुच्छेद 167 क्या कर्तव्य है इसमें? इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहला, राज्य के प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े मंत्री परिषद के जितने भी फैसले हैं उनकी जानकारी राज्यपाल को देना। दूसरा, अगर राज्यपाल प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई और जानकारी मांगे तो वो उन्हें उपलब्ध कराना। और तीसरा, अगर राज्यपाल चाहें तो किसी ऐसे मुद्दे को पूरी मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखवाना जिस पर किसी एक मंत्री ने तो फैसला ले लिया हो लेकिन पूरी कैबिनेट ने उस पर अभी तक विचार न किया हो। अच्छा, ये एक तरह का चेक और बैलेंस भी है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी मिलती रहे और कोई मंत्री अकेले ही बड़े फैसले न ले ले। इसके अलावा राज्य में जो बड़ी नियुक्तियां होती हैं उनमें भी मुख्यमंत्री की सलाह चलती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्य चुनाव आयुक्त हैं। इन सब महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हों, लेकिन वो ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका की। सदन के नेता के तौर पर, आमतौर पर विधानसभा के नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत अहम है। वो राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है और कब खत्म करना है, मतलब सत्रावसान कब करना है। अच्छा, वो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें लगे कि मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है या फिर नए चुनाव कराना जरूरी हो गया है। और सरकार की नीतियों की घोषणा? हाँ, वो भी। सरकार की जो भी महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं उनकी घोषणा सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो ये तो हो गए मुख्य काम कैबिनेट, राज्यपाल और विधानमंडल के संबंध में। इनके अलावा भी तो मुख्यमंत्री कई और भूमिकाएं निभाते हैं। यस, कई और टोपियां पहनते हैं जैसा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके कई अन्य महत्वपूर्ण काम और भूमिकाएं भी हैं। जैसे वो राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये बोर्ड राज्य के विकास की योजनाएं बनाता है। ओके। फिर वो जोनल काउंसिल होती है ना, अलग अलग क्षेत्रों की, तो अपनी संबंधित क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के तौर पर वो बारी-बारी से काम करते हैं। इससे राज्यों के बीच सहयोग बढ़ता है। और राष्ट्रीय स्तर पर?
राष्ट्रीय स्तर पर वो अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके सदस्य होते हैं। ये दोनों ही मंच केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सही। इसके अलावा वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। मीडिया और जनता के सामने सरकार का पक्ष वही रखते हैं। किसी भी आपात स्थिति में वो राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक, क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में होते हैं। क्राइसिस मैनेजर। जी। और राज्य के नेता के तौर पर वो समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, ज्ञापन लेते हैं। और हाँ, वो अपनी सत्ताधारी पार्टी के भी प्रमुख नेता होते हैं और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके भी एक तरह से राजनीतिक प्रमुख होते हैं। वाह, तो ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री का पद राज्य के शासन प्रशासन में कितना केंद्रीय और कितना शक्तिशाली है। इसकी भूमिका वाकई बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री राज्य सरकार की, राज्य प्रशासन की, आप कह सकते हैं कि धुरी होते हैं, रीढ़ होते हैं। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि उनकी शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएं भी हैं। खासकर राज्यपाल को जो विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स। जी, वो कई बार मुख्यमंत्री की शक्ति, उनके अधिकार, उनके प्रभाव को संतुलित करते हैं या कुछ हद तक कम भी कर सकती हैं। ये जो शक्ति संतुलन है, यही हमारी संसदीय प्रणाली की खासियत है। ये किसी एक पद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर होने से रोकता है। ये संतुलन वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब उन खास संवैधानिक अनुच्छेदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो सीधे तौर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते को परिभाषित करते हैं। इसमें सबसे पहले तो अनुच्छेद 163 आता है। ये कहता है कि राज्यपाल को उनके कामों में उनकी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यानी मंत्री परिषद की सलाह की अहमियत। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 164 जिसमें कई बातें हैं। इसकी हमने थोड़ी बात की थी नियुक्ति के समय। जी, अनुच्छेद 164 कहता है कि 1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। 2. मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जिसका व्यवहारिक मतलब हमने समझ लिया कि ये सदन के विश्वास पर निर्भर है। और 3. सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम है। अगर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री या किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिद्धांत बहुत अहम है। और अनुच्छेद 167 की बात भी हमने पहले की थी। जी, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बताता है कि वो मंत्री परिषद के फैसलों और प्रशासन से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को दें और राज्यपाल अगर कोई जानकारी मांगे तो वो उन्हें उपलब्ध कराएं। स्रोत में कुछ और अनुच्छेदों का भी जिक्र है, जैसे अनुच्छेद 166 जो राज्य सरकार के काम करने के नियमों से जुड़ा है और अनुच्छेद 177 जो सदनों में मंत्रियों के अधिकारों से संबंधित है, जैसे उनका कार्यवाही में भाग लेना, बोलना वगैरह। ये सब अनुच्छेद मिलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध का संवैधानिक ढांचा तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज की इस पूरी काफी विस्तृत चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, अगर उन्हें समेटे तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कई बार, खासकर जब स्पष्ट बहुमत ना हो, थोड़ी जटिल हो सकती है और उसमें राज्यपाल के विवेक की भूमिका अहम हो जाती है। और उनकी शक्तियां मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और विधानमंडल तीनों के ही संबंध में काफी व्यापक हैं, जो उन्हें राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की रीढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी भूमिका हमेशा संवैधानिक नियमों और सीमाओं के अंदर और राज्यपाल की स्थिति, खासकर उनकी विवेकाधीन शक्तियों के साथ एक संतुलन में ही चलती है। ये शक्ति संतुलन ही हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और व्यवस्था बनी रहे।
बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मुख्यमंत्री के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं या कम से कम उसे संतुलित तो करती हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य वाले राज्यों में, मान लीजिए कहीं गठबंधन सरकार है, कहीं एक दल का प्रचंड बहुमत है, या फिर केंद्र और राज्य के संबंध जब बदलते हैं, उस संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति और मुख्यमंत्री के अधिकार के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, ये कैसे अलग अलग तरह से काम करता होगा? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।